हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इकोनॉमिक्स का फॉर द सेशन 1920। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 ऑफ मार्च, उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है एक बार। तो सैम्पल पेपर है ऑफिशियल सैम्पल पेपर सीबीएसई का, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा जो ब्लूप्रिंट है, मतलब क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर के साथ ही आया था ये ब्लूप्रिंट, तो इसको समझेंगे अभी। सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ समझिए। तो देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे कुछ है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट है 1 2 3 4 और ये सब एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 ठो आपको देखने को मिलेगा। 10 है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो 3 मार्क्स का होगा, मतलब 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गया। फिर 13, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। और आपका जो हो गया 16 और 17 ये 2 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको टोटल हो गया 40 मार्क्स। सिमिलर पैटर्न पे आपका है, मतलब टोटल 17 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और सिमिलर पैटर्न पे सेक्शन बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ भी आपको 17 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सेम पेपर फॉर्मेट यहाँ पे होगा, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। एक बार लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 2 सेक्शन होता है पेपर का, एक तो सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें जो है आपका 10 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का करके, तो आपका हो गया 10 मार्क्स। सेम केस यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके आपका हो गया 10 मार्क्स। फिर दो ठो आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया 6। सेम केस यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके हो गया 6। फिर 3 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स करके, ये हो गया 12। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स करके, ये भी हो गया 12। और 2 क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स करके, ये यहाँ मार्क्स वाला रिप्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 12। और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ये भी हो गया 12। तो यहाँ पे हो गया 40 और ये भी हो गया 40। टोटल यहाँ का 17 क्वेश्चन होता है और यहाँ पे भी 17 क्वेश्चन होता है। 10 to 12, 15 और 2 17, सेम यहाँ पे भी 17। तो टोटल 34 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। यहाँ तक पेपर फॉर्मेट समझ में आया। चलिए, अब यहाँ जो इस क्वेश्चन पेपर में जो ब्लूप्रिंट दिया गया था उसको समझते हैं कि उसमें क्या है। तो यहाँ पे इतना ज़रा चीज़ नहीं समझना है, आपको सबसे मेन काम का बात समझना है ये चीज़। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने वाला है वो 2 ठो क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से आने वाला है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूप्रिंट में जैसा दिया गया है, नेशनल इनकम और आपका हो गया इनकम डिटर्मिनेशन, ये 2 चैप्टर है जहाँ से 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब ये 2 चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और बचा हुआ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आपका जो करंट चैलेंजेस है, मतलब बीच के जो चैप्टर्स हो गए, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब से रिलेटेड, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबको मिला के इन सब में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 6 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, मतलब ये तो उतना काम का हुआ नहीं, मतलब ये तो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये 2 चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग मैक्रो से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश इंक्रीजेज डिक्रीज या फिर रिमेन्स अनचेंज्ड विद द इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता है अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा। तो हमें पता है मनी मल्टीप्लायर, ये 1 का आंसर हो रहा है। मनी मल्टीप्लायर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्वल टू 1/CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, हाँ उल्टा है। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, तो इंक्रीज होगा तो वो चीज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कर दिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी है, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आपको वीडियो नंबर 20, जैसे कि आप अगर चैनल खोलेंगे यहाँ पे, तो ये चैनल का होम पेज है, तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है, ये रहा क्लास 12 इकोनॉमिक्स। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। इसको आप खोलेंगे तो 1 मिनट ये खुल जाए। ये खुलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक वीडियो पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे जाना है, वीडियो नंबर जो 20 है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप कहीं पे साइड में नोट डाउन कर लेते हैं, वीडियो नंबर 20, ये आप देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो, अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एन इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड सबसे ईजी है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाई अ फर्म फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता भी होगा, तो इतना आपको लिखना है और 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, थोड़ा प्रिंटिंग हल्का है यहाँ पे, तो APC कैन नेवर बी। तो नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। APC का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है एवरेज है तो C/Y, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है बोला गया है। अगर इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कैन नेवर बी पॉजिटिव तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कैन नेवर बी 0, तो 0 क्या हो सकता है, तो इनकम हो ना हो, कंजम्पशन क्या कभी 0 हो सकता है। ये 0 तभी होगा ना जब कंजम्पशन 0 हो। तो कंजम्पशन क्या कभी 0 हो सकता है, नहीं। इनकम हो ना हो, आपको कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो APC का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं, मोर देन 1। तो कभी कभी होता है कि इनकम कम रहे, इनकम 200 रुपये कंजम्पशन करना ही पड़ता है, मान लीजिए 20 रुपये कंजम्पशन करना ही पड़ा आपको, आप अपना पिछला जो सेविंग है उसको यूज़ करके आप कंजम्पशन कर जाते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मोर देन 1 तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नेवर बी मोर देन 1, ये ऑप्शन गलत हो गया। लेस देन 1 तो यूजुअली होता ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है, वीडियो नंबर 25 आप जाके देख सकते हैं, उसी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर इसको डिटेल में समझना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एनी 2 क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन इन एन इकोनॉमी। क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए 2 क्वांटिटेटिव टूल्स बताना है। तो हम लोग तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों। तो क्वांटिटेटिव हो गया, बैंक रेट हो गया आपका, CRR हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, कोई भी 2 लिख देना है आपको, ठीक है। ये 2 हो गया क्वांटिटेटिव। और व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। और अगर आपको इसका ऊपर वीडियो चाहिए तो वीडियो नंबर आप 22 जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस सब को डिटेल में समझाया गया है। मतलब इन सब के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट भी बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो डिपॉजिटर है, वो डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। जब वो डिमांड करेगा वो तब पैसा निकाल सकता है। इस टाइप के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसका भी वीडियो है, वीडियो नंबर डिमांड डिपॉजिट का अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो नंबर 16 में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, द मॉनिटरी पॉलिसी जनरली टारगेट्स टू इंश्योर। तो मॉनिटरी पॉलिसी का एक ही एम होता है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ही मॉनिटरी पॉलिसी का रोल होता है। और जहाँ तक बात है फिस्कल पॉलिसी का, तो फिस्कल पॉलिसी टारगेट करता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब मेंटेन करना, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी RBI इम्प्लीमेंट करती है और फिस्कल पॉलिसी हो गया तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट मे बी एट द सेम लेवल ऑफ इनकम इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर। तो इक्विलिब्रियम का बात किया जा रहा है यहाँ पे, और ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर से है ये क्वेश्चन। आपको पता है यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, देखिए, तो ये होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, AS = Y, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका है एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, जो कि होता है C+I। और अगर एक ग्राफ बनाए यहाँ पर, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। और ये अगर एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है, मतलब इनकम का ग्राफ है, और ये मान लीजिए कंजम्पशन लाइन है C। तो जहाँ पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है ना, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। तो और जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो रहा है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बोला जा रहा है ये दोनों पॉइंट कब सेम होगा। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट सेम तभी होगा जब ये लाइन जो है वो C हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब ये लाइन C कब होगा, जब ये I हट जाए यहाँ से, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो, जब इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए तो ये एक C का लाइन बन जाएगा, और यही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होगा और ब्रेक इवन पॉइंट भी होगा।
इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्यों? क्योंकि सी और वाई इसी पॉइंट पे इक्वल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इफ़ एक्स एंड इन्वेस्टमेंट जीरो होगा तो दोनों ब्रेक इवन पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मैनेज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय अ मार्केट फोर्स। तो जो भी लिखा है पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। तो इसमें मार्केट फोर्स और गवर्नमेंट दोनों रोल प्ले करती है और एक एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट इट डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज, ठीक है। मार्केट फोर्सेज तो रोल प्ले करती है बट रिमेन्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट का भी रोल है यहाँ पे। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, हाँ, ट्रू माना जाएगा इसको। तो इसका जितना भी फ्लोटिंग रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है, वीडियो नंबर 39 पे आप जाके देख सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो है, ठीक है। और इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, तो वीडियो नंबर 28 जो है वो आप जाके देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं आप। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट एक टाइप का बजट डिफिसिट है। इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट, फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट, जितना भी टाइप का डेफिसिट है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो नंबर 34 देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया, 8 मार्क्स अपने हाथों में। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। मतलब चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट पेयर चूज़ करना है, ठीक है। मैच नहीं करना है आपको, करेक्ट पेयर चूज़ करना है। तो देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, तो ये डेबिट साइड, एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो डेबिट होगा नहीं यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट कर रहे हैं तो, और मशीनरी मतलब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आता है, मतलब करेंट अकाउंट के अंदर आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो ये भी गलत हो गया। रेमिटेंसेस ऑफ टू रिलेटिव्स स्टेइंग अब्रोड, मतलब ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट जा रहा है तो मतलब डेबिट साइड अभी तक तो ठीक है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आपका आता है करेंट अकाउंट के अंदर, तो मतलब ये सही मैच है, हाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और डी भी देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल, इन्वेस्टमेंट जो भी होता है ये आता है आपका कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है करंट अकाउंट, तो ये गलत हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको अच्छे से समझना है, इसके ऊपर कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो इसके ऊपर भी वीडियो है टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको देखना होगा वीडियो नंबर 35, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, इसको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मिड डे मील स्कीम रनिंग इन गवर्नमेंट स्कूल इज अ टाइप ऑफ डैश एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का जो कंपोनेंट होता है उसमें हम लोग देखे थे कि जो सरकारी एक्सपेंडिचर है ये रूटीन एक्सपेंडिचर हो गया आपका, जो भी स्कूल में एक्सपेंडिचर हो गया, पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हो गया, तो इन सब एक्सपेंडिचर आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, जो एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए भी वीडियो है, वीडियो नंबर 33। वीडियो नंबर 33 अगर आप देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, जितना भी टाइप का एक्सपेंडिचर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो 10 क्वेश्चन शॉर्ट हम लोग कर लिए। अब आते हैं 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे लिखा गया है, इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड 7.5% इन 1920। वर्ल्ड बैंक ने कहा था, ये इकोनॉमिक टाइम्स पेपर है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट दिया गया है, ठीक है। तो डज द गिवन स्टेटमेंट मीन डैट वेलफेयर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे जीडीपी और वेलफेयर में रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत फेमस टॉपिक है ये। ऑफ इंडिया इंक्रीजेज एट द सेम रेट, मतलब कि क्या वेलफेयर भी इंक्रीज करेगा इसी रेट में, कमेंट विथ रीजन। तो हमें तो इसको अच्छे से इसका आंसर पता है हमें, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जीडीपी और वेलफेयर जनरली क्या होता है कि मोर द जीडीपी मोर द वेलफेयर, लेकिन किसी किसी केस में ये अप्लाई नहीं करता है ना। कब अप्लाई नहीं करता है? जब 3-4 रीजन की वजह से ये जीडीपी जो है करेक्ट वेलफेयर मेजर नहीं करता है। वो 3-4 रीजन बहुत फेमस है। पहला तो हो गया एक्सटर्नैलिटी, दूसरा हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तीसरा हो गया नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, चौथा हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर लग्जरी गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो जीडीपी करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता है वेलफेयर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना होगा, ठीक है। इसका जो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे PDF, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वीडियो के साथ तो वीडियो नंबर 9 देख लीजिएगा, ये आपको वहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल है, दो है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले 1 को पहले करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC निकालना है। इफ़ इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इतना, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया गया है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज इतना, इन्वेस्टमेंट दिया गया है इतना। ये एक्स एंटे देख के घबराइएगा नहीं, मतलब ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हर चीज़ एक्स एंटे मेजर किया जाता है इस चैप्टर में। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतना दिया गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको नोट डाउन करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये देख के आपको समझ जाना चाहिए कि किस फॉर्मूले के ऊपर सवाल है। हम आपको याद करवा के रखें कि जब भी ये वर्ड दिखेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो आपको समझना है कि ये फॉर्मूला यूज होना है। y इक्वल टू ए प्लस आई बाई 1 माइनस बी, ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे y हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, a हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और b हो गया MPC, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर डालते हैं। y जो कि है 18,000 इक्वल टू a, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका था 500, ठीक है, ये रहा 500। इन्वेस्टमेंट जो कि है आपका 4,000 प्लस 4,000 बाई 1 माइनस बी, बी मतलब MPC, वो आपको निकालना है। तो इसको ऐड करते हैं यहाँ पे 4,500 बाई 1 माइनस बी, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 45 1 जा, 45 4 जा, तो इसको इधर लाते हैं 1 माइनस बी, और ये 4 उधर गया, 1/4 इम्प्लाइज b इक्वल टू 1 माइनस 1/4 आ गया 3/4, डिवाइड करेंगे 0.75। एक तरीका तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तब आपका करने का तरीका होगा, इक्विलिब्रियम बोला गया है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोला गया है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई होता है, एग्रीगेट सप्लाई Y होता है। C को एक्सपेंड कर दीजिए, A प्लस BY कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में हम समझा चुके हैं, प्लस I इक्वल टू Y पुट कीजिए। A हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि दिया गया है 500, प्लस B Y के जगह पे इक्विलिब्रियम इनकम जो कि है 18,000, प्लस I मतलब 4,000, और Y का मतलब 18,000। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो रहा है कितना 4500, उधर जाके घट जाएगा, तो B इंटू 18,000, 18,000 में से 4500 गया तो 1350, मतलब 13,500। तो B आ गया आपका 13500 बाई 18,000, ये 2 जीरो कैंसिल, 45 3 जा, 45 4 जा, और फिर से आ गया 3/4, डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.75, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेविंग्स इंक्रीज बाई इतना, इंक्रीज इन सेविंग मतलब डेल एस दिया गया है इतना। तो जैसे इन्फॉर्मेशन जो मिलता जाता है उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और वाला सॉल्व कर रहे हैं, डेल एस इक्वल टू 4,000 रुपीज़, 4,000 करोड़ ये मिला। व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाई इतना, तो चेंज इन डेल वाई जो दिया है वो 100 दिया हुआ है, सॉरी डेल एस जो दिया था वो 20 करोड़ दिया था, ठीक है। हम इसको देख लिए, ये था 20 करोड़, ये नहीं होगा, और ये जो होगा ये होगा 100 करोड़, ठीक है। यहाँ तक कंप्यूट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल आई निकालना है हमें, नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम है ये बाई 6,000 करोड़, इंक्रीज इन नेशनल इनकम डेल वाई दे दिया है 6,000 करोड़, ठीक है। इतना चीज़ दिया गया। तो डेल एस और डेल वाई दोनों को यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा MPS निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल एस बाई डेल वाई, जो कि हो गया 20/100, कैंसिल आउट करेंगे 1/5। अब ये है डेल आई डेल वाई, इन दोनों में रिलेशन को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि होता है डेल आई बाई डेल वाई। और K का एक और भी फॉर्मूला होता है, K का फॉर्मूला होता है 1/MPS भी होता है, ठीक है। वन बाई MPS भी होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, डेल आई तो हमें निकालना है,
डेल वाई 6000 1 बाई एमपीएस जो आया था वो आया था, सॉरी, के इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, ये गलत हो गया। के इक्वल टू होता है डेल वाई बाई डेल आई और ये इक्वल टू 1 बाई एमपीएस भी होता है। सॉल्व कर देते हैं इसको। डेल वाई जो कि है 6000 बाई डेल आई इक्वल टू 1/1/5, मतलब ये 5 ऊपर चला गया, ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो डेल आई जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 1200 करोड़ रुपीस। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे तो ये इसका आंसर हो गया 1200 करोड़। अगर इसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 29 जो है इसके लिए होगा और इसका कॉन्सेप्ट चाहिए इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसको वीडियो 28 देखना होगा आपको। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है डिस्कस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आपको भी पता होगा, अगर पता नहीं है तो इसके लिए वीडियो नंबर आपको देखना है, वीडियो नंबर 21, 22, ये देखने से काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताना है कि सेंट्रल बैंक कैसे है, गवर्नमेंट का बैंक है तो सेंट्रल बैंक एक करंट अकाउंट मेंटेन करती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट को लोन देती है, उसको एडवाइस करती है। ठीक है, ये सब चीज़ काम हो सकता है। तो अगर हम 1 मिनट, ये रहा, जब हम वीडियो बनाए थे तो यहाँ पे आपको समझाया था बैंकर टू द गवर्नमेंट का फंक्शन। ठीक है, तो करंट अकाउंट एक खोलती है, वहाँ पे कैश बैलेंस मेंटेन करती है, पेमेंट रिसीव करती है, लोन्स एंड एडवांसेस गवर्नमेंट को ग्रांट करती है और ऑल्सो फाइनेंशियल एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। इतना सब चीज़ अगर आप लिखेंगे और ये सब हो गया कीवर्ड, ये सब अगर आप डालेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक्सप्लेन करने बोला गया है आपको, तो इसको भी मैंने आपको समझाया था। ये रहा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेस करती है, पब्लिक को और सेंट्रल बैंक को। ठीक है, द सेंट्रल बैंक सेल्स एंड परचेजेस द सिक्योरिटी मेनली टू एंड फ्रॉम द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अगर सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी है लोगों के पास, जब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी जब बेचेगी तो लोग पैसा पे कर देंगे, लोगों के हाथ से पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और वाइस वर्सा करेंगे तो डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसका आंसर देना होगा। तो इसके लिए वीडियो अवेलेबल है, वीडियो नंबर 21, 22 देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ट्रिकी था, एक बार में समझ में नहीं आता ये, इसका टर्म देखिए, इसमें आप फंस सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेंड नेट सेलर। अब ये जो नेट सेलर है ये बहुतों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मेरे को भी दिक्कत हुआ था इसको समझने में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेंड नेट सेलर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो स्टेट एंड डिस्कस द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताना है। ठीक है, मतलब एप्रिसिएशन होगा कि डिप्रिसिएशन होगा कि डिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेंड नेट सेलर, वो अपना जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, वो बेच दी। ठीक है, तो इसका वजह से क्या होता है कि इसका वजह से होगा क्या कि जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो जाएगा। और एक बार देखिए, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर्स अपना बेचेंगे तो उस वजह से जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो था वो डाउन हो जाएगा। FOREX, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज का। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डाउन हो जाएगा। अब ये डाउन हो गया, इसका मतलब जो डिमांड राइज हो जाएगा, फिर सप्लाई डाउन हो गया मतलब डिमांड इंक्रीज हो गया। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिमांड इंक्रीज होने से जो उसका जो प्राइस है रुपी का वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा रुपीज़ का। तो
ऐसे करके आपको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस वजह से। इसका डिटेल आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है आपको, ठीक है। इसका PDF दे देंगे हम, जो CBSE ने रिलीज़ किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैनी लार्ज MNCs हैव रिसेंटली शिफ्टेड देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना एंड हैव स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। MNC लोग चाइना छोड़ के इंडिया आ चुके हैं, विदेशी कंपनियाँ, ठीक है। देयर बाई बूस्टिंग मेक इन इंडिया प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रिज्यूमिंग अदर फैक्टर बिंग कॉन्स्टेंट, मान लीजिए कि बाकी सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो इसका इफेक्ट डिस्कस कीजिए कि MNCs इंडिया में आने का इफेक्ट डिस्कस कीजिए ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब MNCs जब दूसरे कंपनी से चाइना छोड़ के इंडिया आएंगे तो वो लोग फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, और सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो मतलब डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिमांड डिक्रीज़ होने से जो फॉरेन एक्सचेंज का अगर डिमांड डिक्रीज़ होगा तो मतलब एप्रिसिएशन होगा यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का, ठीक है। ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो इसके लिए भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो नंबर 39 आपको देखना है, पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लियर कराया गया है, ठीक है। लास्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उस पूरा ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बना हुआ है, वीडियो नंबर आपको देखना है 32। इसी के लिए एक वीडियो है, 4-5 मिनट का हो, 10 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसको आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का तो फंक्शन ही होता है, मतलब मेन काम ही है कि उसको सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना है, ठीक है, सोशल वेलफेयर करना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो वो ऑलवेज वो रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहती है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में सबका विकास हो तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज डालेगी, एलोकेट करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब डेवलप करेगी। और वहीं सरकार को लगेगा कि अगर कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका हो गया लग्जरी कार्स हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो गया, इन सब चीज़ों पे सरकार क्या कर सकती है, टैक्स इंक्रीज़ कर सकती है। इन सब तो टैक्स कितना होगा, कहाँ पे कितना एलोकेट करना है, ये सब तो गवर्नमेंट बजट में डिसाइड होता है ना। तो गवर्नमेंट बजट का एक फंक्शन हो गया कि रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से करना, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। और PDF लिंक भी दे रहे हैं, तो लिखा कैसे जाता है वो वहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में लिखा गया कि रियल GDP और दूसरी तरफ है नॉमिनल GDP। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। रियल GDP जो है इसमें बेस ईयर प्राइस यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है और इसको करेंट ईयर प्राइस, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गुड्स है, मान लीजिए 2 गुड्स है A और B, और उसका मान लीजिए बेस ईयर प्राइस इन बेस ईयर, मान लीजिए बेस ईयर में इसका प्राइस था मान लीजिए 50 रुपीज़ और इसका था 60 रुपीज़ पर यूनिट का दाम, ठीक है, और पर यूनिट। और मान लीजिए बेस ईयर मान लीजिए 2004 था, और अभी मान लीजिए 2020 प्राइस इन करेंट ईयर जो कि है 2020। इसमें मान लीजिए प्राइस 50 से बढ़ के अब हो गया है मान लीजिए 60 हो गया है, और ये मान लीजिए 70 हो गया है पर यूनिट। ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे अब क्वांटिटी का बात करें तो मान लीजिए क्वांटिटी ए जो पहले भी इतना ही 10 खरीदा जा रहा था और ये मान लीजिए 20 खरीदा जा रहा था। तो अगर हम यहाँ पे रियल GDP निकालें तो कितना आएगा। रियल GDP मतलब बेस ईयर प्राइस से कैलकुलेट करना है, तो 50 × 10 500 और 60 × 20 1200। इसको आप ऐड करेंगे तो 1700 आ रहा है। तो ये हो गया आपका रियल GDP, ठीक है, रुपीज़। और अगर नॉमिनल GDP निकालें तो कितना होगा, करंट ईयर प्राइस से क्वांटिटी को गुना करना है, मतलब 600 और ये आपका हो गया 7 × 1400। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 2000, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि नॉमिनल GDP तो दिख रहा है कि पैसा के टर्म्स में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन क्या क्वांटिटी इंक्रीज़ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, पूछा था कि
कि रियल जीडीपी अच्छा है, अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो हाँ, बिल्कुल अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे असली टर्म में मेजर में अगर आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो आपको सही मायने में पता चलेगा कि असली में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है कि नहीं। नॉमिनल जीडीपी देख के तो आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, लेकिन सही मायने में क्या ग्रोथ हुआ है? यहाँ पे 10 क्वांटिटी पहले भी प्रोड्यूस हो रहा था, 20 क्वांटिटी पहले भी प्रोड्यूस हो रहा था और अभी भी उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में देखने को मिल रहा है कि ये इंक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए रियल जीडीपी अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गया न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेप्रिसिएशन निकालना है, डेटा क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ही होता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ स्पैन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल वैल्यू हो गया 10,000 रुपया, स्क्रैप वैल्यू नील दिया है 0, इस लाइफ स्पैन कितना है 20 साल तक चलने वाला है, तो कैंसिल करेंगे आएगा 0 50। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50 रुपीज़ 50 करोड़, मतलब एक साल में वो कोई एक सामान है जो 20 साल तक चलेगा। ठीक है, और सामान है 1,000 रुपये का, तो एक साल में मतलब 20 साल के लिए आपको 1,000 रुपये देना पड़ रहा है, तो एक साल के लिए कितना देना पड़ेगा? 50 रुपये। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखने के लिए आपको मिलेगा, टोटल 2 मार्क्स है ना, फॉर्मूले के लिए 1 मार्क्स, कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क्स, ऐसे करके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये जो था ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 4 मार्क्स इसके लिए, ये इसको ए और 2 मार्क्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, हो गया 6 मार्क्स। ठीक है, इस पर भी ऑप्शन मिलता है आपको, और बोल के दिया गया है दूसरा वाला भी। तो दूसरा वाला में दिया गया है सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करने बोला गया है। सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्सियम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। एक का खर्चा दूसरे का इनकम होता है, तो बिल्कुल सही बात है। डू यू एग्री? यस। सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजंस। तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 ही होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बदले में जो फर्म है वो उसको प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट, लैंड का रेंट जो भी ये सबका मिलेगा। और जो फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है वो हाउस होल्ड सेक्टर उसको खरीद लेता है। ठीक है ना, और बदले में उसको ये हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या करता है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करता है। मतलब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर जो है वो इसके लिए इनकम हो गया, और इसका जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर रेंट में एक्सपेंडिचर कर रहा था, इंटरेस्ट पे एक्सपेंडिचर कर रहा था, वो सब एक्सपेंडिचर जो हो गया वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है आपको, और ऐसा एक डायग्राम बना दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ आपको लिखना होगा। तो ये जो इसका अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ये आपको मिलेगा वीडियो नंबर 8 में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी वीडियो नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। तो रियल और नॉमिनल का से रिलेटेड एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो बहुत सारा चांसेस है कि इस बार आपको ये देखने को मिलेगा कोई एग्जाम में, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। जीडीपी डिफ्लेटर ये आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 8 में। ठीक है, वीडियो नंबर 8 जरूर देखिएगा इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, वीडियो नंबर 5 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE निकालना है, और प्रॉफिट, इंटरेस्ट, जीडीपी, मार्केट प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिक्स्ड कैपिटल, रेंट, ये सब दिया गया है। तो डाटा देख के समझ में आ रहा है कि ये इनकम मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग याद किए थे जब हम लोग इनकम मेथड पढ़े थे, तो हमने ये याद किया था फॉर्मूला कि अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम जो होता है, मतलब NDP FC, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको NDP FC क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है GDP एट मार्केट प्राइस। तो चलिए
GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP मार्केट प्राइस में क्या क्या करे कि NDP FC मिल जाए हमें। तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, DP सबसे में। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा, ठीक है। ये पूरा चीज़ NDP FC हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो हमें निकालना है तो COE रहने देते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस का मतलब होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कॉरपोरेशन टैक्स भी आता है इसमें, कॉरपोरेशन टैक्स प्लस, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और भी बहुत चीज़ होता है तो वहाँ पर डाटा में नहीं है तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो डालते हैं वैल्यू, GDP मार्केट प्राइस जो कि है 200 करोड़, 200 डालेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इक्वल टू ये COE निकालना है, प्लस रेंट, रेंट आपका दिया गया है 25, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 45, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका दिया है 20, प्लस कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स ये दिया है 5, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 20 माइनस 50 ये हो गया 150। टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, 10 आ गया यहाँ पे। सब्सिडी, सब्सिडी मेंशन नहीं है तो 0 ले लेते हैं। COE निकालना है तो ये हो गया 50, 70 और 95। 150 में से 10 गए तो 140, ये 95 इधर आएगा तो माइनस 95 इक्वल टू COE। मतलब COE आपको अगर निकालना है तो वो गया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 45, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, अगर आपको इनकम मेथड को डिटेल में समझना है तो आपको देखना होगा वीडियो नंबर 11 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको भी खत्म कर डालते हैं। एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, व्हाट इज मीन बाय द गिवन स्टेटमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है, इसका मतलब कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है, अभी भी उसका कैपेसिटी है, अभी भी वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, ठीक है। तो मतलब इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम में ऑपरेट करना का मतलब ये भी होता है कि वो डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक फिस्कल मेजर बताना है और एक मॉनिटरी मेजर, मतलब फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी से कैसे कंट्रोल करेंगे। तो डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो इसका वजह से डिफ्लेशनरी गैप होता है यहाँ पे, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल मेजर क्या होगा आपका। तो इसके लिए आप कर सकते हैं टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, सब्सिडी बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सकते हैं, तो कोई एक लिखना है यहाँ पे फिस्कल मेजर। और मॉनिटरी पॉलिसी के लिए आप कर सकते हैं कि बैंक रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, CRR को रिड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब से कंट्रोल है, तो कोई एक एक लिखना है दोनों में, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा डिफिशिएंट डिमांड मतलब डिफ्लेशनरी गैप, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम का प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल वीडियो है, वीडियो नंबर 31, ये वीडियो जरूर देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका आंसर आपको लिखना कैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को, क्वेश्चन नंबर 18 से। नेम एनी 2 टैक्सेस विच वर सब्ज्यूम्ड ऑन GST। GST कौन सा 2 टैक्सेस को, कोई भी 2 टैक्सेस को खत्म कर दी, तो बताना है। तो बहुत सारा है, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये सब हो गया, लिख सकते हैं। उसके बाद है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना है कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, सही बात है, गलत बात है, एकदम सही बात है, ट्रू हो जाएगा ये। तो GST और डीमोनेटाइजेशन दोनों के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल GST और डीमोनेटाइजेशन क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, क्या चैलेंज, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिएगा एक बार वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस बाय मैचिंग देम, यहाँ पे देखिए मैचिंग करना है। ऐसा ही एक कॉलम यहाँ पे दिया, टेबल यहाँ पे दिया गया था, इसमें मैचिंग नहीं करना था, इसने बोला था कि करेक्ट पेयर चूज़ करना है, कौन सा करेक्ट है सिर्फ वो चूज़ करना था, लेकिन सेम यहाँ पे दिया गया, इस पर बोला गया कि मैच करना है यहाँ पे। चलिए मैच करते हैं। लैंड सीलिंग, मतलब लैंड सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब चेंज आया था कुछ ओनरशिप में, हाँ चेंज इन ओनरशिप, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 4, बी का 4। ग्रीन रिवोल्यूशन,
इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये हो जाएगा सी का 1, और मार्केट सरप्लस जो एक बच गया, कौन सा बच गया, पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, डी का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ, तो देखना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या 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 चीज़ से नहीं बनता है। तो बुक खोलते हैं, ये रहा एनसीईआरटी का बुक, पेज नंबर में हमें जाना है, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर है 104। तो पेज नंबर 104 में देखिएगा, आपसे ये बुक तो सबके पास होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agricultural commodities across the country। तो ये सब प्रोसेस आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर नहीं आता है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो आता है, ये नहीं होगा। फिर है ग्रेडिंग, ये भी आता है, ये नहीं होगा। स्टोरेज भी आता है। क्रेडिट, लोन वोन का चक्कर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्ट गेन्ड बाई एम्प्लॉइंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज 0। मतलब ऐसा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताइए जहाँ पे एक और इंसान आ जाए लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा आदमी आ रहा है तो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो सरासर केस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का है, DISGUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आदमी आने से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है। या फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पे और बोल के, डैश इज एन इंडिकेटर विच इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन ऑफ अ कंट्री। कौन सा नंबर देख के हम बता सकते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे एक नंबर है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाए थे इसको, पता नहीं कितनों को याद है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अगर आपको बुक में चाहिए तो आपको चैप्टर खोलना है, पेज नंबर 119, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रहा पेज नंबर 119 में आइएगा, चैप्टर है वही वाला चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट वाला, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे देखिएगा कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इन 1955 कार्वे कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर एमिंग इन द, कार्वे कमेटी किससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल माना जाएगा क्योंकि सबको ये याद रहता नहीं है, फिर भी अगर आप बुक में ढूंढना चाहे तो बुक पेज नंबर 29 में आपको मिलेगा। ये रहा, इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। तो कार्वे कमेटी रिलेटेड था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो क्वेश्चन क्या है, इन 1955 कार्वे कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर एमिंग द, लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो 1950 अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज वन which invested a maximum of ₹5 lakh. At present the maximum investment allowed is ₹1 crore। मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो, उस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, और कार्वे कमेटी उसी से रिलेटेड है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन बाय मैचिंग देम। या फिर मैचिंग करना है हमें, ठीक है। तो चलिए, स्मॉल ग्रुप फॉर्म बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ पॉवर्टी, मुझे तो याद नहीं है, आगे देखते हैं। टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ, ये भी याद नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा, हाँ नरेगा याद है मेरे को, 2005 में आया था ये। तो सी का 1 होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है 1 का होगा। तो थर्ड में 4 ये नहीं होगा आंसर, थर्ड में हाँ ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी 1। तो आउट ऑफ बी एंड डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। जनधन योजना, ये तो सबको पता है 2014 में लॉन्च हुआ था, मतलब लास्ट वाला 3 होना चाहिए, तो लास्ट में 3 इसमें है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सोलार एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ, ये तो सबको पता था, वोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। आते हैं 26 पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सही क्रम में कौन सा पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ उसमें अरेंज करना है। तो चाइना में सबसे पहले क्या हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था, मतलब पहले होगा 2, फिर ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन 1 होगा, फिर आपका आया था, सॉरी सबसे पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 4, फिर फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था लास्ट में 3, ठीक है। मतलब 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, हाँ
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका ईयर भी याद होना चाहिए आपको सबका, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1953 में आया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था 1978। तो चलिए, चाइना में तो 1978 में हुआ था, बोलिए तो पाकिस्तान में कब हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था आपका 1988 में। इंडिया में कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये जो आपका हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये हुआ था 1958 में। और ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिवोल्यूशन माओ लेके आए थे इसको इन 1965, ठीक है ना। चलिए, सबका ईयर सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत हाई चांसेस है यहाँ से आने का। क्वेश्चन नंबर 27, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान टुक प्लेस। ये क्वेश्चन आ ही गया, पाकिस्तान में कब आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1988। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया है कि रिसेंटली इंडियंस हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। इंडियंस लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को छोड़ चुके हैं, इससे डैमेज हुआ है। एक्सप्लेन हाउ अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चैप्टर समझ में आ गया, इस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज से कैसे हेल्प मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो इसका तो है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, वीडियो में भी है और यहाँ पे भी है। पेज नंबर 174 खोलना होगा आपको, ये रहा। तो आपका जो हेडिंग है यहाँ पे ये है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारा स्ट्रैटेजी बताया गया है, तो उसमें से एक स्ट्रैटेजी है ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल हम लोग का जो इंडियन पारंपरिक जो तरीका है वो ऑलवेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहा है, ठीक है। हम लोग इन्वायरमेंट को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करते, ठीक है। हम लोग इन्वायरमेंट को एक रिच हेरिटेज है हमारा, ठीक है। और हमारे कंट्रीज़ में मोर देन अबाउट 15,000 स्पीसीज़ पाए जाते हैं, उसमें से 800 स्पीसीज़ को हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं इन वेरियस ट्रीटमेंट, ठीक है। और इंडियन का जो हेल्थ सिस्टम है, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, तिब्बतन हो गया, ये सब जो सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंट है कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने में, ठीक है। और फिर आपका हम लोग का जो हेल्थ केयर सिस्टम है काफ़ी डिमांड है आयुर्वेदा वाला सिस्टम, ठीक है। और जितना भी हम लोग का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, ये सब आजकल क्या हो रहा है, हर्बल वाला ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसिंग से फ्री होता है, ये सब केमिकल्स फ्री होता है। तो इन सब को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो मेन पॉइंट अभी हम बोले उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और बोल के यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, पावर सेक्टर इन इंडिया हैज़ मेजर इश्यूज विथ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट। तो पावर सेक्टर का प्रॉब्लम है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से, उसको डिस्कस करना है। तो ये आपको मिलेगा। अच्छा, इसके लिए अगर आपको और भी स्ट्रैटेजी चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक को डिस्कस किए ना, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ये काफ़ी हाई चांसेस है ये आने का 6 मार्क्स का क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो नंबर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर खोलिएगा, वहाँ पे आपको देखना होगा वीडियो नंबर 3 पार्ट 3। जैसे कि इसमें अगर आप देखना चाहें यहाँ पे, तो ये रहा चैनल, ये रहा क्लास 12 इकोनॉमिक्स पे आएंगे, यहाँ चैप्टर अरेंज है, इस एरो को क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा। तो नीचे जाइएगा, ये रहा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर क्लिक करना है आपको। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 17 मिनट का वीडियो है, फास्ट करके देखिएगा तो 10 मिनट में देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ रहे थे पावर का इश्यूज़ पे, तो चलिए उसको पहले देखते हैं। पेज नंबर 147। तो सम चैलेंजेस इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला चैलेंजेस हो गया आपका इंडियाज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है उससे रिलेटेड। तो इंडिया का जो कैपेसिटी है जनरेट करने का इज़ नॉट सफिशिएंट टू फीड एन एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7 to 8%। अगर हम 7-8% ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो जितना हमारा अभी कैपेसिटी है उससे हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे 7-8%। इन ऑर्डर टू मीट, तो उसको ये ग्रोथ रेट मीट करने के लिए हमें इंडियाज़ कमर्शियल एनर्जी नीड्स टू ग्रो एट अबाउट 7%। तो हम लोग का जो एनर्जी ग्रोथ रेट है वो भी 7% होना चाहिए, तब हम लोग ये ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, 2 ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और एनर्जी ग्रोथ रेट। तो एनर्जी ग्रोथ रेट जो प्रोडक्शन है वो 7% होना चाहिए। एट प्रेजेंट इंडिया इज एबल टू ऐड ओनली
20,000 मेगावाट अ ईयर। इवन द इंस्टॉल कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपर्ली। और जो इंस्टॉल्ड है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है तो सिर्फ ये। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि सम चैलेंजेस बताए। तो एक चैलेंज तो ये हो गया इंस्टॉल कैपेसिटी जो कि इनएडिक्वेट है। दूसरा हो जाएगा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट लूज़ कर रही है। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर अभी भी नहीं आई है बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में, तो ये एक चैलेंज है। और साथ साथ फ्रीक्वेंट हाई पावर टैरिफ महंगा हो रहा है और साथ साथ पावर कट हो रहा है, तो ये भी एक चैलेंज है। थर्मल पावर प्लांट जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाईज। तो ये 5 चैलेंज है टोटल पावर सेक्टर का। ठीक है, तो इसको भी वीडियो में है, नहीं तो ऐसे खुद भी पढ़ सकते हैं, आप समझ जाइएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। एजुकेशन कमीशन 1964-66 हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये इन्होंने रिकमेंड किया था 6% ऑफ जीडीपी खर्चा होना चाहिए एजुकेशन में। मतलब अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 6 रुपया एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। तो इंडिया कितना % खर्चा कर रहा है उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो इसके लिए भी आपको खोलना होगा बुक। तो ये है आपका पेज नंबर 92 में। ये रहा। तो देखिए अबाउट 50 ईयर्स अगो द एजुकेशन कमीशन जो कि था 1964-66, उन्होंने रिकमेंड किया था कि 6% खर्चा होना चाहिए ऑन एजुकेशन सो एज टू मेक अ नोटिसेबल ग्रोथ रेट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1952 से 1954, तब से लेके अब तक जो है, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो इस समय हम लोग इतना परसेंट 0.64% ऑफ जीडीपी खर्च करते थे एजुकेशन पे। और 2014 में, मतलब फ़िलहाल अभी प्रेजेंट का बात किया जाए तो अभी हम लोग 4% खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। तो टारगेट कितना था हमारा 6% था, लेकिन 50 साल होने का बाद, 70 साल होने का बाद भी 4% ही खर्च कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब बुरा हालत है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंपेयर टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% ऑफ जीडीपी, द करंट लेवल ऑफ अ लिटल ओवर 4% हैज़ बीन क्वाइट इनएडिक्वेट। 4% सिर्फ कर रहे हैं जो कि इनएडिक्वेट है। तो 6% जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ताकि हम लोग भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देख पाए एजुकेशन लेवल पे। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। तो इसको आपको लिखना है यहाँ पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द ओपनिंग अप मतलब ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन, प्राइवेट, एलपीजी चैप्टर से है ये। द ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एलपीजी के रिफॉर्म्स आने का बाद फॉरेन एक्सचेंज जो दूसरे देश का करेंसी है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इस स्टेटमेंट को डिफेंड कीजिए, रिफ्यूट कीजिए, सपोर्ट कीजिए या फिर आर्ग्यू कीजिए। तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे इस स्टेटमेंट को। आपको इसके लिए खोलना होगा पेज नंबर 48। तो यहाँ पे इसका आंसर है, मतलब आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से उठ के आया हुआ है। ठीक है, खासकर इंडियन आईईडी का बात किया जाए तो देखिए, द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोनों में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स FDI and FII has increased from about $100 million in this year to $73.5 billion in इतना। तो इतना से इतना इंक्रीज़ हो गया सिर्फ कितना साल, 20-25 साल के अंदर में इतना इंक्रीज़ हो गया है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। साथ साथ देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम, पहले $6 बिलियन का रिजर्व था हमारे पास इस साल में, तो ये बढ़ के हो गया है $321 बिलियन इस साल में। मतलब फिर 24-25 साल में इतना इंप्रूवमेंट हो गया। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। तो इतना डाटा के साथ आपको ये आंसर लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डाटा आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का कुछ शेयर्स अगर हम बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर पूरा बेच देते हैं तो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा,
मतलब डिसइन्वेस्टमेंट भी एक टाइप का प्राइवेटाइजेशन ही है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है कि इसमें कुछ शेयर बेचते हैं और इसमें पूरा बेचते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ अ पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट कम से कम करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ये किया जाता है मेनली टू सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, उनको ग्रोथ करने में हेल्प किया जाता है इससे, ठीक है। मतलब इंपोर्ट को मना करेंगे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंकरेज करेंगे कि वो सब चीज़ें वो घर कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये हो गया। देखेंगे कैसे, इसका तो PDF में मिल जाएगा, अभी हम सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि एक देश का कोई कंपनी दूसरे देश में अपना काम करवा ले, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। और कोटा क्या होता है? कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। किसी देश के, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ से मान लीजिए कुछ भी मंगाना है, मान लीजिए किसी देश से गोल्ड मंगाना है, तो एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, मान लीजिए 100 kg से ज़्यादा आप मंगा नहीं सकते हैं, तो आप रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, तो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन को बोलते हैं कोटा, मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। सारों का डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा PDF का, वहाँ पे आप मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। कमेंट अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग द 3 कंट्रीज। तीनों कंट्री है यहाँ पे। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे दिया गया है मिलियन में। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज में दिया गया है, मतलब हर साल इतना % ग्रोथ रेट हो रहा है। सेक्स रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो कमेंट करना है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इस पर आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करना, जब भी कमेंट का क्वेश्चन होगा तो काफ़ी ईजी होता है ये। आपको सिर्फ कमेंट करना है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, चाइना का लोएस्ट ग्रोथ रेट है, इंडिया मॉडरेट लेवल पे है। और चाइना का ग्रोथ रेट लोएस्ट क्यों है? तो आप ऐड कर सकते हैं कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था अपने देश के अंदर, ठीक है, जिस वजह से इसका ग्रोथ रेट है सिर्फ 0.5%। अगर आपको बुक में चाहिए ये क्वेश्चन, तो बुक में आपको खोलना होगा पेज नंबर 185। ये रहा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का एक हेडिंग लगा हुआ है और यही टेबल से वो उठ के आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से बस बताया गया है, तो ये पूरा आपको समझना होगा। तो इसके लिए वीडियो है आपका, वीडियो नंबर आपको खोलना होगा, वीडियो नंबर 2। ये चैप्टर खोलिएगा और उसका वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नहीं तो वीडियो देखने का मन नहीं है तो आप जैसे हम बोले कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना का लोएस्ट ग्रोथ रेट है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस इतना ही आपको कमेंट करना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ मोस्ट स्क्यूड इन सेक्स रेशियो। को सबसे ज़्यादा स्क्यूड मतलब किसका डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ है। आइडियल सेक्स रेशियो क्या होता है? मतलब कितने लड़के पे कितने लड़कियाँ हैं, 1000 लड़के पे कितने लड़कियाँ हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो अगर 1000 लड़कों पे अगर 1000 लड़कियाँ हैं तो आइडियल सिचुएशन हो गया, बेस्ट हो गया ये, तो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गैप डेविएट कौन किया है? तो इंडिया में 1000 लड़कों पे 929 लड़कियाँ हैं, चाइना में 941, इसमें 947। सबसे ज़्यादा गैप इंडिया का है, तो इंडिया का मोस्ट स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इंडिया का विकास करना है तो इंडिया का जो रूरल एरिया है उसका विकास करना होगा। डू यू अग्री? और रीजन देना है क्यों अग्री, ठीक है। 6 मार्क्स का आया हुआ है। तो देखिए अब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा। इसके लिए आप खोलिए पेज नंबर होगा आपका 100। पेज नंबर 100। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि इंडिया का जो हार्ट है वो है रूरल एरियाज, ठीक है। तो मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर मतलब रूरल इंडिया, ठीक है, इसलिए रूरल इंडिया का डेवलपमेंट करना जरूरी है। साथ साथ 1/3 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल इन एब्जेक्ट पॉवर्टी में है 1/3 इंडिया। तो अगर 3 में से 1 लोग गरीब है तो पूरा इंडिया कैसे ओवरऑल इंप्रूव हो सकता है, तो उस 1/3 को भी ठीक करना होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू सी अ डेवलप रूरल इंडिया इफ़ आवर नेशन हैज़ टू रियलाइज अ रियल प्रोग्रेस, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखने से तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको खुद से
अब रूरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी बता दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि क्या होता है रूरल डेवलपमेंट और उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होता है। लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड हेल्थ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको लिख देना है ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए और 6 मार्क्स आपको देने में आसानी हो, एग्जामिनर को देने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। और 34 पे आते हैं, लिखते हैं, लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडियन हेल्थ सिस्टम इज एन एलिंग सिस्टम इन इटसेल्फ। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी बुरा हालत है उसका। तो हमने अभी भी याद किया कि एजुकेशन में इंडिया कितना खर्चा कर रहा है फिलहाल, आइडियल 6% करना चाहिए था, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 4.13%। वैसे आपको हेल्थ का डेटा भी याद होना चाहिए। इंडिया कितना परसेंट ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा करता है, ये सब इतना परसेंट ऑफ जीडीपी का कितना हिस्सा हेल्थ पे खर्चा करता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम में काफ़ी बुरा हालत है। तो डिफेंड द स्टेटमेंट, ये बोला कि स्टेटमेंट का रीज़न बताओ 3 प्रॉब्लम बता के इंडिया का हेल्थ सेक्टर का। तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पेज नंबर 149 खोलना होगा, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ये यहाँ से हेल्थ सेक्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम बताया गया है। तो स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब हॉस्पिटल सब कम है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब आयुष जो है, तो वो उसका एडिक्वेट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कम इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। और साथ साथ मेन जो प्रॉब्लम है वो हो रहा ये। तो अभी जो हम बोल रहे थे कि इंडिया जो है हेल्थ सेक्टर में कितना खर्चा करता है, तो यहाँ पे दिया गया है 4.7% ऑफ टोटल जीडीपी। तो ये डाटा आपको याद रखना है, 4.7%। एजुकेशन में 4.13%, दिख रहा है कि नहीं, 4.13%, और हेल्थ में 4.7%, ठीक है। तो काफ़ी कम खर्चा करती है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर। साथ साथ अर्बन रूरल और पुअर रिच डिवाइड। एक तरफ तो अर्बन एरिया है जहाँ पे एक्सरे वगैरह काफ़ी इजीली अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट, लेकिन रूरल एरिया में यही सब चीज़ करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। तो एक डिवाइड हो गया है रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में। और साथ साथ पुअर और रिच अपना इनकम का बहुत कम रुपया खर्चा करते हैं हेल्थ पे, लेकिन पुअर 100 रुपये कमाता है, अगर वो 50 रुपये भी खर्चा कर दे हेल्थ पे तो उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिच अगर 1000 रुपये कमाता है तो वो 200 रुपये भी खर्चा कर दे तो उसके लिए कुछ नहीं हुआ 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ कुछ डिवाइड देखने को मिलता है, ये एक प्रॉब्लम है। साथ साथ वुमेन हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया, 927, अभी हमने देखा था 929 था इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेटेस्ट डाटा जो था। और वुमेन जो है उसमें जनरली एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम से वो सफ़र करती है। तो इतना सारा चीज़ आप लिखेंगे तो 6 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट कहाँ है? हाँ, ये चार्ट आपको स्टडी करना है और स्टडी द फॉलोइंग चार्ट शोइंग द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, एनालाइज द ट्रेंड फ्रॉम 1990 टू 2012। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा आपको एनालाइज करके बताना है। तो ये हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं जब हम इसको पढ़ाए थे। तो इसके लिए आपको खोलना होगा पेज नंबर 125 एनसीईआरटी बुक का। पेज नंबर 125 ये रहा। सेम डाटा यहाँ पे भी, ग्राफ यहाँ पे भी दिया गया है। तो हमको बताए थे जब ये हम आपको पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या है, ऊपर वाला जीडीपी ग्रोथ रेट और ये है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। तो पहले तो देखने को मिलता है कि जीडीपी जो है ग्रू पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज हाई रहा है देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, ये पहला ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो था वो मोर और लेस 2%, नॉट मोर देन 2% रहा है हमेशा। कभी भी ग्रोथ रेट जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं गया है। एक बार यहाँ पे गया लेकिन फिर हल्का सा बढ़ा गया, इतना डाउन आ गया कि बस फिर मतलब 2% से कम रहा है ये, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन। साथ साथ तीसरा ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे
तो 1990s के बाद से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे जो गैप जो है दोनों का बीच में, सबसे ज़्यादा गैप जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2005 और 2010 का बीच में, ठीक है। मतलब ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, रोज़ बेरोजगार है लेकिन कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो इस टाइप का फेनोमेनन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो ये कीवर्ड हो गया आपका आंसर का, आपको आंसर में ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 बात लिखेंगे और बस यहाँ पे वही सब लिखा गया है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर 1990s एंड रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है, 0.98 हो गया, जो कि पहले भी हुआ करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 0.85, ठीक उससे भी कम चला गया, ठीक है, मतलब उसी के आसपास चला गया है। तो ड्यूरिंग दिस ईयर वी ऑल्सो फाइंड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन GDP एंड एम्प्लॉयमेंट। गैप भी बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पे गैप कम था दोनों के बीच में, अब यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिस मीन्स डैट in the Indian economy without generating employment we have been able to produce more goods and services। ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। स्कॉलर्स रेफर टू दिस फेनोमेना एज जॉबलेस ग्रोथ। इतना लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो यही था पूरा पेपर का सॉल्यूशन। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक और टाइप्ड आंसर जो कि CBSE ने प्रोवाइड किया गया है, CBSE ने जो प्रोवाइड किया है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करके। और जो भी वीडियो है, जो क्वेश्चन के लिए जो वीडियो रेलेवेंट है वो उसका नंबर हम यहाँ पे दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर बाय एंड टेक केयर।